दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम रानीवाड़ा था। दोस्तों अब क्योंकि रात काफी हो रही थी तो सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे और एक घर में एक लड़की अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर कुछ सुन रही थी और उस गाने को सुनते हुए वो लड़की कुछ डांस मूव्स भी कर रही थी। अब दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ पर उसके पिताजी आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा रात काफी हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कहीं पूरी रात ही फोन मत चलाते रहना। दोस्तों ये कहकर उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं और वो लड़की फिर से अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर वही मूव्स करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जब वो ये मूव्स कर रही थी तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो, पर दोस्तों वो इस आवाज को सुनकर उसे इग्नोर कर देती है और फिर से उसी गाने को सुनते हुए वही मूव्स करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों वो थोड़ी देर ये मूव्स करती रहती है पर तभी अचानक से कोई उसे पैरों से पकड़कर खींच लेता है और ऐसा होते ही वो जोर से चिल्लाती है, पर दोस्तों क्योंकि कोई भी उसके नजदीक नहीं था तो इसीलिए कोई भी उसे बचाने के लिए वहां नहीं आ पाता। अब दोस्तों इस रात के बाद वो लड़की इस गांव से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। हालांकि गांव वालों ने उस लड़की को ढूंढने की काफी कोशिश की पर उस रात के बाद वो लड़की उन्हें कभी नहीं मिली। तो अब दोस्तों इसके बाद हम एक महीने बाद का टाइम देखते हैं जहां हम उसी गांव में एक तालाब के किनारे कुछ लड़कियों को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो कि बेसिकली गरबा की प्रैक्टिस कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये गांव गुजरात में था तो वहां पर गरबा एक बहुत ही प्रचलित नाच माना जाता है और ये लड़कियां उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। अब दोस्तों थोड़ी देर में ही वहां पर गांव का एक आदमी आता है जो वहां आते ही उनका म्यूजिक सिस्टम तोड़ देता है और वो बहुत ही गुस्से में उन लड़कियों को कहता है कि बंद करो ये नाच गाना, तुम्हें अपनी जान की परवाह है कि नहीं? अगर मैंने दोबारा तुम्हें ये सब करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों इस आदमी का ऐसा बिहेवियर देखकर उनमें से एक लड़की जिसका नाम किंजर था वो उस आदमी को कहती है कि क्या आप पागल हो गए हैं? पता है ये म्यूजिक सिस्टम कितना महंगा था और आप कौन होते हैं हमें डांस करने से रोकने वाले? अब दोस्तों तभी वो आदमी उन्हें कहता है कि देखो बेटा, तुम कई सालों के बाद शहर से लौटी हो और तुम्हें नहीं पता इस गांव में क्या चल रहा है। अच्छा होगा कि तुम सब मेरी बात मान लो और ये नाच गाना बंद कर दो। अब दोस्तों किंजर उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुकी थी कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। अब दोस्तों किंजर उसे कहती है कि आप हमें कहना क्या चाहते हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं हमें साफ साफ बताएं। अब दोस्तों तभी वो आदमी उन्हें कहता है कि बेटा कई सालों से इस गांव में गरबा नहीं खेला गया क्योंकि हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है और जो कोई भी यहाँ गरबा करता है वो डायन उसे अपना भोग बना लेती है। दोस्तों अब उस आदमी की ये बात सुनकर किंजर हंसने लगी थी और वो हंसते हुए उसे कहती है कि अंकल क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? माना कि मैं कल ही शहर से वापस आई हूँ पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम इस गांव में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और वैसे भी अब तो हमने गरबा कर लिया है, अब आपकी चुड़ैल क्या करेगी? दोस्तों तभी वो आदमी उसे कहता है कि बेटा जब जब भी इस गांव में गरबा किया गया है तब तब इस गांव से कोई ना कोई लापता हो गया, बस अब तुम भी यही प्रार्थना करो कि इस गांव में कोई अनहोनी ना हो और वो चुड़ैल किसी को भी अपना भोग ना बनाए। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इस गांव का बस स्टॉप देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को आते हुए देखते हैं जो कि वहाँ मौजूद लोगों से रानीवाड़ा गांव का रास्ता पूछ रहा था क्योंकि वो उस गांव में नया नया ही आया है। अब दोस्तों उसके रास्ता पूछने पर वहाँ मौजूद चाय वाला उसे रानीवाड़ा का रास्ता बता देता है, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि दोस्त रास्ता बताने के लिए शुक्रिया, मैंने यहाँ कितने लोगों से इस गांव का रास्ता पूछा पर कोई भी इस गांव का रास्ता बताने को तैयार ही नहीं है, फाइनली तुमने मुझे इस गांव का रास्ता बताया है। अब दोस्तों वो चाय वाला उस कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि सर क्या बात हुई है, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं, क्या आपकी रानीवाड़ा में कोई रिश्तेदारी है? अब दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि नहीं नहीं, मेरी यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, दरअसल मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, यानी मुझे पुरानी इमारतें तोड़कर उनकी जगह नई इमारतें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और मैं इस गांव में इसी काम के लिए आया हूँ। दोस्तों उसकी बात सुनकर वो चाय वाला उससे पूछता है कि सर हमारे गांव में ऐसी कौन सी इमारत है जिसे आप तोड़कर नया बनाने वाले हैं? अब दोस्तों तभी वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि इस गांव में कोई पुराना वाड़ा है ना, बस मुझे उसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है
अब दोस्तों उसकी ये बात सुनते ही वो चाय वाला बहुत ही डर चुका था और वो उस कॉन्ट्रैक्टर को गांव से वापस जाने के लिए कहता है। दोस्तों वो उसे कहता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप सच में उस बाड़े में जाने वाले हैं? अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस गांव में एक पुराने राजा का महल था जिसे अब ये गांव वाले वाड़ा कहते हैं और इन गांव वालों का मानना है कि जिस चुड़ैल का इस गांव पर साया है वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसी महल की रानी है जो कि कई साल पहले मर चुकी है। तो दोस्तों अब कहानी पर वापस आते हैं जहां ये चाय वाला उस कॉन्ट्रैक्टर को वाड़े में जाने से रोक रहा था, पर दोस्तों क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनकी बातों को झूठ मान रहा था तो इसीलिए वो उन्हें कहता है कि अब मैं समझा कि कोई भी मुझे इस गांव का रास्ता क्यों नहीं बता रहा था। तुम सब लोगों ने ये अंधविश्वास जो फैला रखा है, पर मैं किसी चुड़ैल वगैरह की बातों में यकीन नहीं करता। मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैं उस काम को पूरा किए बिना इस गांव से नहीं जाने वाला। अब दोस्तों ये कहकर वो कॉन्ट्रैक्टर वहां से चला जाता है और सीधा वाड़े के पास पहुंच जाता है जहां उसे उस गांव का एक आदमी मिलता है जिसका नाम बाबू भाई था। अब दोस्तों ये बाबू भाई वो आदमी था जो कि इस गांव की जमीन वगैरह बिकवाने का काम करता था और दोस्तों अब यही उस कॉन्ट्रैक्टर को वाड़ा के अंदर लेकर जाता है और उसे पूरा वाड़ा अच्छी तरह से दिखाने लगता है। दोस्तों जैसे जैसे वो दोनों वाड़े के अंदर घूम रहे थे वैसे वैसे ही बाबू भाई उस कॉन्ट्रैक्टर को वाड़े की कहानी भी बता रहा था और वो उसे बताते हुए कहता है कि कई साल पहले इस महल में जो राजा रहता था उसकी 100 रानियां थी और उन 100 रानियों में से 99 रानियां तो बहुत ही प्यार से रहा करती थी, पर उनमें से एक रानी ऐसी थी जो उन 99 रानियों से खुश नहीं थी क्योंकि वो राजा की संपत्ति को उन रानियों के साथ बांटना नहीं चाहती थी और इसके चलते ही जब राजा की मौत हुई तो उस रानी ने एक रात सो रही 99 रानियों को मरवा दिया और खुद राजा की पूरी संपत्ति की मालकिन बन बैठी। अब दोस्तों उसकी बातें सुनकर वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि जब भी कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी होती है तो ऐसी ही 100 कहानियां सुननी पड़ती है। आपको तो पता ही है हमारे धंधे में हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है। खैर मुझे इससे क्या, यहाँ पहले जो कुछ भी हुआ हो, पर आज तो ये सिर्फ एक खंडर ही है ना, इसे तोड़कर यहाँ नई इमारत बनाएंगे जिससे मुझे भी फायदा होगा और इन गांव वालों को भी। अब दोस्तों ये दोनों बातें करते करते तय खाने वाले गेट पर पहुंच चुके थे जहाँ कॉन्ट्रैक्टर बाबू भाई को कहता है कि बाबू भाई ये किस जगह का रास्ता है। अब दोस्तों बाबू भाई उसे कहता है कि ये रास्ता सीधा तय खाने में जाता है, पर आज तक गांव वालों में से कोई भी इस तय खाने के अंदर नहीं गया क्योंकि अगर 1% भी वो चुड़ैल वाली बात सच हुई तो वो तय खाने में जाने वाले आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब दोस्तों इस पर वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहता है कि क्या बाबू भाई आप भी इन गांव वालों की झूठी बातों पर यकीन कर बैठे? अरे जरा सोचिए, अगर उस तय खाने में खजाना हुआ तो क्या होगा? इससे हम दोनों की ही किस्मत चमक जाएगी। हमें एक बार तो उस तय खाने में जाकर देखना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। अब दोस्तों पहले तो बाबू भाई उसे मना करता है, पर जब वो कॉन्ट्रैक्टर उसे खजाने का लालच देता है तो बाबू भाई भी जाने के लिए मान जाते हैं। अब दोस्तों वो दोनों ही उस तय खाने में उतरते हैं जहां काफी अंधेरा था और बाबू भाई उस कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि मैं तेरे चक्कर में यहाँ आ तो गया, पर अब पता नहीं खजाना मिलेगा या नहीं। अब दोस्तों इस बात पर वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं बोलता और बाबू भाई को ये लग रहा था कि वो उसे अंधेरे में डराने की कोशिश कर रहा है, पर दोस्तों जब उसके बार बार बुलाने पर भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोलता तो वो काफी डर जाता है और वो जल्दी से भागता हुआ उस तय खाने से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो कॉन्ट्रैक्टर वहां से गायब हो चुका है। अब दोस्तों तय खाने से बाहर आते ही वो देखता है कि वहां लाल रंग के पैरों के निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब दोस्तों वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि हमारे अंदर जाते ही वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, पता नहीं मैं क्यों उस लालची की बातों में आ गया। अब दोस्तों वो ये बोल ही रहा था कि तभी उसके पास गांव का एक आदमी आता है जिसका नाम ओमकार था। अब दोस्तों ओमकार एक पुलिस वाला था और ये बाबू भाई को पूछता है कि बाबू भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अब दोस्तों इस बात पर बाबू भाई उसे कहता है कि तू मेरी छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अब दोस्तों ओमकार उसे कहता है कि वो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि उसे लगा था कि वाड़े में शायद कोई चोर घुस चुका है क्योंकि वाड़े का ताला टूटा हुआ था। अब दोस्तों इसी बात पर बाबू भाई उसे कहते हैं कि वो ताला तो उसने ही तोड़ा था
क्योंकि चाबी से वो ताला खुल ही नहीं रहा था। दोस्तों आगे बाबू भाई उसे बताते हैं कि कैसे वो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आया था ताकि उसे ये वाड़ा दिखा सके, पर जैसे ही वो दोनों तय खाने में गए तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से गायब हो गया। दोस्तों ये बात सुनकर ओमकार उसे कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं? आपको तय खाने में जाने की क्या जरूरत थी? आपको अच्छी तरह से पता है ना कि आज तक हम में से कोई भी उस तय खाने में नहीं गया, तो आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो चुड़ैल उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या करेगी। दोस्तों बाबू भाई घबराते हुए उसे कहते हैं कि हमें नीचे जाकर एक बार उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि वो डर के मारे नीचे बेहोश हो गया हो। अब दोस्तों पहले तो ओमकार उसे मना करता है, पर क्योंकि वो एक पुलिस वाला था तो उसे लग रहा था कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए उन्हें एक बार तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों जैसे ही वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो कॉन्ट्रैक्टर दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और हड़बड़ाहट में कुछ बोल रहा था। अब दोस्तों उसे ऐसे डरा हुआ देखकर वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? पता है हम कितना डर गए थे, चलो अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। दोस्तों जैसे ही वो उसे साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसे अचानक से कोई पीछे से खींच लेता है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहां से भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों अब तक इस कहानी में जो भी हमने देखा, जैसे कि रानीवाड़ा में एक कॉन्ट्रैक्टर का आना और बाबू भाई के साथ उसका तय खाने में जाना और वहां जाते ही उसका गायब हो जाना, दोस्तों दरअसल ये सब पास्ट में हो रहा था। और जो सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी जिस रात वो लड़की घर से गायब हुई थी, तो वो आज का दिन है। यानी दोस्तों जिस दिन बाबू भाई और उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस वाड़े का ताला खोला, उसके अगले दिन ही इस गांव से वो लड़की गायब हो गई। यानी दोस्तों वाड़े का ताला खुलने की वजह से वो चुड़ैल फिर से लौट आई थी और उसने फिर से लड़कियों को अपना भोग बनाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों सबसे पहले उसने इस लड़की को अपना भोग बनाया। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के मेन हीरो से मिलते हैं, जिसका नाम बाबला था। दोस्तों दरअसल ये थोड़ा सा जॉली टाइप का बंदा था, मतलब सिचुएशन जैसी भी हो ये कभी भी किसी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेता। अब दोस्तों अभी ये अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, जिसके लिए ये कई सारी लड़कियों से मिल चुका है, पर दोस्तों उनमें से कोई भी लड़की से पसंद नहीं करती, क्योंकि जब ये उनसे बात करता है तो इसकी हरकतों की वजह से ही वो इसे पहले ही रिजेक्ट कर देती हैं। और दोस्तों आज भी ये इसी सिलसिले में एक लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था कि तभी इसके पास इसका दोस्त आता है, जिसका नाम गिल था। अब दोस्तों गिल काफी घबराया हुआ था और वो जल्दी से आकर बाबला को कहता है कि बाबला हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हमने पैसों के लालच में जिस आदमी का घर खाली करवाया था उसे हमारे सच का पता चल चुका है कि हमने भूतों की झूठी कहानी बनाकर उसका फ्लैट खाली करवाया है। अब दोस्तों यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों भूत प्रेत की झूठी कहानियां बनाकर लोगों के फ्लैट खाली करवाया करते थे और बाद में जो भी उस जगह पर अपनी प्रॉपर्टी बनाता था वो इन दोनों को अच्छे खासे पैसे दे दिया करता था। और दोस्तों ऐसे ही ये भूत प्रेत की झूठी कहानियां बनाकर पैसे कमाते थे। पर दोस्तों अब क्योंकि एक आदमी को इनका सच पता चल चुका था तो अब वो आदमी इन दोनों को जेल में डलवाना चाहता था। पर दोस्तों जैसे ही ये इस होटल से बाहर निकलते हैं तभी इन्हें वो आदमी पकड़ लेता है और वो इन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अब दोस्तों वहीं पर हम दूसरी तरफ रानीवाड़ा की सिचुएशन देखते हैं, जहां गांव की लड़की गायब होने पर सभी लोग बाबू भाई को इसका जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि दोस्तों उसी ने ही रानीवाड़ा का ताला तोड़ा था। उस दिन के बाद ही गांव के सरपंच की बेटी गायब हो चुकी थी। अब दोस्तों ओमकार बाबू भाई को कहता है कि अभी गांव वाले पूरे गुस्से में हैं, क्योंकि सरपंच की बेटी अभी तक नहीं मिली। आखिर हम कब तक ऐसे घर में ही छुपे रहेंगे? हमें बाहर जाकर उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इस सब का हमें जिम्मेदार मान रहे हैं। आगे ओमकार उन्हें कहता है कि काश मैं उस दिन वाड़े में आपके पास नहीं गया होता तो आज गांव वालों की नजरों में मैं गुनहगार नहीं होता। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर बाबू भाई उसे कहते हैं कि तू ये सब छोड़, जो होना था वो हो गया। अब तू ये बता कि हम इसका हल कैसे निकालें? पता नहीं वो चुड़ैल गांव में से अब किसको अपना निशाना बनाएगी। अब दोस्तों जहां एक तरफ गांव में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम बाबला और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि जेल में बंद किए हुए थे। अब दोस्तों गिल यहाँ बाबला को कहता है कि हमारे इस धंधे की वजह से आज हम जेल में बंद हैं। काश हमने ईमानदारी से पैसे कमाए होते, भले ही हमारे पास पैसे कम होते पर कम से कम जेल में तो नहीं होते। अब पता नहीं यहाँ से कब बाहर निकलेंगे।
दोस्तों वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें उस कमरे में एक बाबा दिखाई देते हैं जो कि उन दोनों को कहते हैं, बेटा जल्दी ही तुम दोनों की किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वो होने वाला है जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों उस बाबा की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो दोनों जल्दी से उसके पास जाकर पूछते हैं कि बाबा आपकी इस बात का क्या मतलब था। अब दोस्तों वो बाबा उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें चल रही हैं ये तो बहुत छोटी मुश्किलें हैं, इसके आगे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है और तुम उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर बाबला उसे कहता है कि ओ बाबा दिमाग खराब मत करो, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, हमारे पास ये पहेलियां बुझाने का टाइम नहीं है। दोस्तों तभी वो बाबा उन्हें कहता है कि तू शादी करना चाहता है ना, तू फिक्र मत कर, जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है। दोस्तों ये बात सुनकर बाबला उसे कहता है कि बाबा आप क्या बोल रहे हो, क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि अब तक मुझे जितनी भी लड़कियां मिली है सबने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, आखिर कौन है वो जिससे मेरी शादी होगी? अब दोस्तों वो बाबा उसे कहते हैं कि तेरी एक शादी नहीं बल्कि जल्दी ही 100 शादियां होंगी। अब दोस्तों उसकी ये बात सुनकर बाबला काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। और दोस्तों वो मारते हुए उसे कहता है कि तुझे मजाक करने के लिए हम दोनों ही मिले थे क्या? यहाँ एक शादी नहीं हो पा रही और तू मेरी 100 शादियां करवाने चला है। अब दोस्तों बाबला उसे पीट ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक पुलिस मुलाजिम आकर उन्हें कहता है कि तुम दोनों की बेल हो चुकी है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। अब दोस्तों वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि आखिर हम दोनों की बेल कौन करवा सकता है। पर दोस्तों तभी वो वहाँ पर इंस्पेक्टर ओमकार को बैठा देखते हैं जो कि उन दोनों की बेल करवाने के लिए ही वहाँ आया था। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो बावला था वो असल में रानीवाड़ा में ही रहता था और वो किसी और का नहीं बल्कि बाबू भाई का ही बेटा था। पर क्योंकि बचपन में बाबू भाई उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के पास छोड़ आए थे तो अब तक वो अपने मामा के पास ही रह रहा था। पर दोस्तों आज इंस्पेक्टर ओमकार उसे फिर से उसके गाँव ले जाने के लिए आया था। तो दोस्तों अब कहानी पर वापस आते हैं जहां एक तरफ ओमकार ने इन दोनों को जेल से छुड़वा लिया था, वहीं दूसरी तरफ हम रानीवाड़ा के एक बहुत ही अमीर परिवार को देखते हैं जो कि दोस्तों पुश्तैनी रईस खानदान था। अब दोस्तों हम इस घर में कुछ बैंक मुलाजमों को आते देखते हैं जो कि इस पूरी हवेली को सील करने आए थे, क्योंकि दोस्तों इस घर की मालकिन जिसका नाम वीना बेन है उसने इस हवेली को गिरवी रखकर इस पर 50 करोड़ का लोन लिया था जिसे ये टाइम पर नहीं चुका पाए और दोस्तों इसीलिए ये बैंक वाले इस हवेली को सील करने के लिए आए थे। अब दोस्तों इससे पहले कि वो बैंक मुलाजिम यहाँ कुछ कर पाते उससे पहले ही वीना बेन उन्हें कहती है कि हमारे पास ये लोन चुकाने के लिए कितना वक्त है। दोस्तों तभी वो मुलाजिम उसे कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, अगर आपने इस महीने लोन नहीं चुकाया तो हम इस पूरी हवेली को जब्त कर लेंगे। अब दोस्तों वीना बेन उन्हें कहती है कि हमारे पास 1 महीना तो है ना, हम इस महीने में पूरा लोन चुका देंगे, पर उससे पहले आप मुझे इस गांव में दिखाई नहीं देने चाहिए। अब दोस्तों उसकी इस चेतावनी के बाद वो सभी मुलाजिम वहां से चले जाते हैं और तभी वीना बेन के पति उसे कहते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में अचानक लॉस नहीं होता तो हमें कभी इतना बड़ा लोन लेने की जरूरत ही ना पड़ती, पर अब हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है और ऊपर से ये बैंक का लोन भी चुकाना है, पता नहीं हम ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। अब दोस्तों तभी वीना बेन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारे पास वाड़ा है ना, उस वाड़े में जो खजाना छुपा हुआ है अगर हमने उसे हासिल कर लिया तो ये लोन चुकाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आगे वीना बेन उसे कहती है कि कल मेरे स्वर्गीय भाई की बेटी लंदन से वापस आ रही है, अगर हमने उसे अपना बना लिया तो उस वाड़े पर हमारा भी हक होगा। दोस्तों अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो वीना बेन थी असल में ये राजा के वंश से ही थी और दोस्तों इसके 2 भाई भी थे जिनमें से एक का हक उस वाड़े पर बनता था, पर अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी एक बेटी जो कि लंदन में रहती है अब वो उस वाड़े की मालकिन बन चुकी है, जिसे ये वीना बेन अपने जाल में फंसाना चाहती है ताकि वो वाड़े के अंदर पड़े खजाने को हासिल कर सके। पर दोस्तों वीना बेन के सामने एक मुसीबत है जो कि उसका दूसरा भाई मासियाल है, क्योंकि दोस्तों जैसे वीना बेन उस वाड़े के अंदर छुपे खजाने को हथियाना चाहती है वैसे ही उसका भाई भी उस खजाने को हथियाना चाहता है। और दोस्तों जो लंदन में इनके भाई की बेटी रहती है ये दोनों उसे अपनी अपनी साइड करना चाहते हैं
ताकि वो उस वाड़े के अंदर पड़े खजाने को हासिल कर सकें। अब दोस्तों हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां हम रानी वाड़ा में ओमकार के साथ बावला और उसके दोस्त को आते हुए देखते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो दोनों बस स्टैंड पर उतरते हैं तो उन्हें वहीं पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका नाम कुमुद था। और दोस्तों बावला उसे देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि लगता है आप इस गांव में नई आई है, इसीलिए शायद आपको रास्ता नहीं पता चल रहा। चलिए आप मुझे बताइए कि आपको किसके घर जाना है, मैं आपको उसके घर छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तो इसी गांव में ही पला हूँ। अब दोस्तों वो उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास वीना बेन का भाई आ जाता है। और दोस्तों वो यहाँ कुमुद को पिक करने के लिए आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसकी वीना बेन बात कर रही थी। और दोस्तों इससे पहले कि वीना बेन उस लड़की को लेने आती, उससे पहले ही ये यहाँ पहुँच गया ताकि ये इस लड़की को बहला फुसला सके और उसे अपनी साइड कर सके। अब दोस्तों मासियार उस लड़की को कहता है कि बेटा तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैंने तो तुम्हें बचपन में ही देखा था, मेरी और तुम्हारे पिताजी की आपस में बहुत बनती थी। चलो अब हमें घर चलना चाहिए, तुम काफी लंबा सफर तय करके आई हो ना, इसीलिए थक गई होगी। अब दोस्तों जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो बावला फिर से कुमुद को उसका नाम लेकर पुकारता है, यानी वो अब भी उससे फ्लर्ट ही कर रहा था। अब दोस्तों इसके बाद बावला और उसका दोस्त ओमकार के साथ घर चले जाते हैं और कुमुद भी अपने घर चली जाती है। और दोस्तों वीना बेन कुमुद को देखकर बहुत खुश हो चुकी थी क्योंकि वो अब कुमुद के जरिए उस वाड़े में जा सकती थी। और दोस्तों अब वो कुमुद से थोड़ी बातें करती है और अपनी बेटी से भी मिलवाती है। पर दोस्तों ये सब देखकर वहाँ पर खड़ा उसका भाई बहुत गुस्से हो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुमुद और वीना बेन के बीच नजदीकियां बढ़ें। अब दोस्तों जहाँ एक तरफ वीना बेन और उसके भाई की तकरार चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हम बावला और उसके घर वालों को देखते हैं जो कि बावला के गांव वापस आने पर बहुत खुश थे। अब दोस्तों वो सभी आपस में काफी बातें करते हैं, पर तभी बावला अपने घर वालों से पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है, पर आपने मुझे अचानक गाँव क्यों बुलाया, यहाँ सब ठीक तो है ना। दोस्तों तभी उसके डैड यानी बाबू भाई उसे कहते हैं कि बेटा दरअसल पूरा गांव हमारे खिलाफ हो चुका है क्योंकि मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों बावला को ये बात समझ नहीं आती और वो उनसे कहता है कि आखिर हुआ क्या है, कोई मुझे अच्छे से समझाएगा। अब दोस्तों वो सभी बावला को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को वाड़ा दिखाने के चक्कर में उन्होंने उस चुड़ैल को आजाद कर दिया और अब वो चुड़ैल गाँव की लड़कियों को गायब कर रही है। अब दोस्तों पूरी कहानी सुनने के बाद बावला उन्हें कहता है कि अब गांव वाले हमसे क्या चाहते हैं। दोस्तों तभी इंस्पेक्टर ओमकार उन्हें कहता है कि गांव वाले चाहते हैं कि हम उस चुड़ैल को वापस उस वाड़े में कैद कर दें और जो सरपंच की बेटी गायब हुई है उसे भी वापस ले आएं। अब तुम ही बताओ कि आखिर हम उस चुड़ैल को कैसे कैद करेंगे और अब पता नहीं सरपंच की बेटी जिंदा भी होगी या नहीं। अब दोस्तों ये सब सुनकर बावला गाँव वालों के पास जाता है और वो उन्हें कहता है कि देखिए जो कुछ भी मेरे पिताजी से हुआ उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं और जो लड़की गांव से गायब हुई है हम उसे भी ढूंढ निकालेंगे क्योंकि ये काम किसी चुड़ैल का नहीं बल्कि किसी इंसान का है और आप सब भी इन चुड़ैल वगैरह की बातों पर यकीन मत करिए। अब दोस्तों वो गांव वाले उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये काम किसी आदमी का है या किसी चुड़ैल का, बस हमें हमारी बेटी चाहिए और अगर गांव में किसी और को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम सब होगे। अब दोस्तों बावला उन्हें कहता है कि आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपकी लड़की को वापस लेकर आऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब से कोई भी लड़की इस गांव से गायब नहीं होगी। अब दोस्तों इसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले सीन में हम कुमुद को देखते हैं जो कि वीना बेन के साथ बैठकर अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। अब दोस्तों वीना बेन और कुमुद बातों ही बातों में उस वाड़े की बात करना शुरू कर देते हैं जहाँ वीना बेन कुमुद को कहती है कि बेटा जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब उस वाड़े में बहुत ही खुशियां हुआ करती थी, पर जब से वो गुजरे हैं तब से ही वो वाड़ा बिल्कुल सुनसान हो चुका है और ये गांव वाले उस वाड़े के बारे में पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते रहते हैं। मेरा मन करता है कि काश हम उस वाड़े को फिर से सजाएं और नवरात्रि की रात सभी गांव वाले वहां पर गरबा खेलें। अब दोस्तों कुमुद उसे कहती है
कि वो सब तो ठीक है, पर हम गांव वालों को कैसे मनाएंगे। वो सब तो यही मानते हैं ना कि उस गांव में कोई चुड़ैल है। अब दोस्तों वीना बेन उसे कहती है कि बेटा ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर हमने एक बार उस वाड़े को फिर से सजाकर उसमें गरबा खेला तब सभी गांव वालों का ये डर निकल जाएगा और कोई भी उस वाड़े में जाने से डरेगा नहीं। अगर तुम इजाजत दो तो हम उस वाड़े को फिर से सजा सकते हैं। अब दोस्तों तभी कुमुद उसे कहती है कि अगर आपको ऐसा ही करना ठीक लगता है तो हम उस वाड़े को फिर से सजाएंगे और नवरात्रि की रात सभी गांव वाले वहां पर गरबा भी खेलेंगे। अब दोस्तों अगली सुबह हम बावला और उसके दोस्त को वाड़ा के अंदर खड़ा देखते हैं जहां वो गायब हो चुकी लड़कियों को ढूंढने का प्लान बना रहे थे। अब दोस्तों यहाँ बावला अपने दोस्त को कहता है कि अगर वो लड़कियां सच में उस चुड़ैल ने अगवा की है तो उन्हें इसी वाड़े के अंदर होना चाहिए, पर हम इतने बड़े वाड़े में उन्हें ढूंढेंगे कैसे। दोस्तों तभी कुमुद भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो इस वाड़े को दोबारा सजाने के लिए इसे देखने आई थी। और दोस्तों तभी वो उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो यहाँ मजदूरों को बुलवाया था ताकि इस वाड़े की साफ सफाई करवा सकें। अब दोस्तों क्योंकि बावला को कुमुद पसंद थी तो वो अपने दोस्त को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। अब दोस्तों उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। तभी बावला कुमुद को कहता है कि दरअसल इस वाड़े की सजावट का काम हमें ही मिला है, हम इसीलिए ही इस वाड़े को देखने के लिए आए थे ताकि इसकी सजावट का काम शुरू कर सकें। अब दोस्तों इसके बाद कुमुद और बावला उस वाड़े के अंदर पूरा चक्कर लगाते हैं जहां बावला कुमुद के साथ फिर से थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और दोस्तों ऐसे ही बातों में ये वाड़े का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो दोस्तों वाड़े की सजावट का काम भी शुरू हो चुका था। अब दोस्तों जहां एक तरफ उस वाड़े को सजाया जा रहा था वही दूसरी तरफ गांव वालों में चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि दोस्तों वो सोच रहे थे कि जहां एक तरफ गांव में उस चुड़ैल का कहर बरस रहा है वहीं दूसरी तरफ वीना बेन उस वाड़े की सजावट करवाने में लगी है। पता नहीं क्यों वो रानी के खजाने के पीछे इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे हमारी गांव की लड़कियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही। अब पता नहीं इस गांव का क्या होगा। दोस्तों तभी बावला उन सभी को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया था ना कि अब से इस गांव से कोई भी लड़की गायब नहीं होगी, तो मैं उस वादे को पूरा करूंगा, आप सभी मुझ पर भरोसा रखिए। दोस्तों तभी गांव वाले उसे कहते हैं कि बावला आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, वो एक चुड़ैल है, आखिर हम सब उसका सामना कैसे करेंगे। और जब भी इस गांव में गरबा खेला गया है तब उस चुड़ैल ने इस गांव में आतंक मचाया है और ये सब जानते हुए भी वीना बेन फिर से उस वाड़े को सजाने में लगी हुई है। आखिर ये मौत को बुलावा देना नहीं तो और क्या है। अब दोस्तों तभी बावला उन्हें कहता है कि कल से हम सब इस गांव के हर कोने में पहरा लगाएंगे, बस अब बहुत हो चुका ये चुड़ैल बुड़ैल का नाटक, अब वक्त आ चुका है उस चुड़ैल को पकड़ने का। दोस्तों तभी कुमुद भी वहां आ जाती है और वो उन गांव वालों को कहती है कि मुझे पता है कि आप सभी गांव वाले बहुत ही दर्द में हो क्योंकि इन दिनों गांव की बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं, पर आप सब हम पर एक बार यकीन कीजिए, इस बार हम इस गांव में से उस चुड़ैल को हमेशा के लिए भगा देंगे। और रही बात गांव की लड़कियों की तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम उन्हें भी वापस ले आएंगे। अब दोस्तों पहले तो गांव वाले कुमुद पर गुस्सा होते हैं क्योंकि अगर वो चाहती तो उस वाड़े की सजावट का काम रोक सकती थी, पर उसने उस वाड़े को सजाने के लिए मंजूरी दे दी। पर दोस्तों एक तरफ उन्हें ये उम्मीद भी मिल चुकी थी कि शायद उन्हें इस बार उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और दोस्तों इसीलिए वो सभी उनकी बात मान लेते हैं और अगले दिन से ही वो गाँव में पहरा देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जहाँ गाँव के एक तरफ बाबू भाई और ओमकार पहरा दे रहे थे वही दूसरी तरफ चाय वाला और गिल पहरा दे रहे थे। और दोस्तों गांव की एक तीसरी जगह पर भी पहरा लगा था जहां पर बावला और कुमुद पहरा दे रहे थे। अब दोस्तों रात काफी हो चुकी थी पर गांव में अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही थी और दोस्तों इसीलिए सभी बेफिक्र हो चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल नहीं आएगी। पर दोस्तों तभी अचानक से गिल को वो चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और दोस्तों उसे ऐसा डरा देखकर उसके साथी समझ चुके थे कि वो चुड़ैल वहां आ चुकी है और वो सभी उसे देखते ही वहां से भाग जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बाबू भाई और ओमकार को देखते हैं जो कि दूसरी जगह पर पहरा दे रहे थे और दोस्तों उन्हें भी वहां पर वो चुड़ैल दिखाई देती है जिससे डरकर वो भी भागना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जहां गांव में इन दोनों जगह पर वो चुड़ैल दिखाई दी थी वही हम बावला और कुमुद वाली जगह को देखते हैं जहां वो दोनों पहरा दे रहे थे। दोस्तों वो दोनों आपस में उस चुड़ैल की ही बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर बावला को भी वो चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर बावला काफी ज्यादा घबरा जाता है
और दोस्तों वो कुमुद को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। पर दोस्तों कुमुद उस चुड़ैल को देखकर नहीं भागती, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि आखिर वो चुड़ैल करना क्या चाहती है। अब दोस्तों इस दौरान पूरे रानीबाड़ा में सहम का माहौल बन चुका था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आ रहा था। और दोस्तों जो भी लोग पहरा दे रहे थे वो भी उस चुड़ैल को देखकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अब दोस्तों ऐसे ही गिल भी अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुपा हुआ था। और दोस्तों जब वो अपने आसपास नजर घुमाकर देखता है तो उसे वो चुड़ैल फिर से दिखाई देती है। और ये देखकर गिल समझ चुका था कि आज किसी भी कीमत पर वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पर दोस्तों इतने में ही उसके दिमाग में एक बात आती है कि हम लोग कब से इस चुड़ैल से डरकर भाग रहे हैं, पर ये चुड़ैल किसी को भी कुछ कर नहीं रही। और दोस्तों ये सोचते ही वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और खुद ही जमीन पर लेटकर भूतों की तरह चलना शुरू कर देता है। पर दोस्तों यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि वो चुड़ैल उसे ऐसा करते देख खुद ही डरने लगी थी, जिससे गिल समझ चुका था कि ये कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि कोई इंसान ही है जो पूरे गांव वालों को डरा रहा है। अब दोस्तों जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ हम कुमुद को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़ी उस चुड़ैल को देख रही थी, क्योंकि वो चुड़ैल उसे कुछ नहीं कर रही थी। पर दोस्तों जैसे ही वो चुड़ैल आगे बढ़ती हुई कुमुद के पास आती है तो उसे कुमुद के पीछे एक और भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चुड़ैल अचानक से बेहोश हो चुकी थी। और दोस्तों तभी बावला अपने मुंह से वो कपड़ा उतारता है और हमें पता चलता है कि वो जानबूझकर वहां से भागा था ताकि वो खुद नकली भूत बनकर उस चुड़ैल को डरा सके। तो चलिए दोस्तों अब तक हमें ये तो पता चल चुका है कि असल में गांव में कोई असली चुड़ैल नहीं थी, बल्कि ये 3 लोग थे जो कि अब तक नकली भूत बनकर सभी गांव वालों को डराते रहते थे। और दोस्तों अब क्योंकि गांव वालों ने इन तीनों को पकड़ लिया था और जब वो इनके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन तीनों में से एक आदमी वही कॉन्ट्रैक्टर था जो कि मूवी की शुरुआत में बाबू भाई के साथ इस वाड़े को देखने के लिए आया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ गायब होने का नाटक कर रहा था। और जब बाबू भाई इससे पूछता है कि उसने ये सब नाटक क्यों किया तो वो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बताता है कि असल में मैं उस दिन जानबूझकर उस तहखाने से गायब हुआ था ताकि मैं खुद चुड़ैल बनकर गांव वालों को डरा सकूं, क्योंकि गांव वालों में तो पहले ही उस चुड़ैल का काफी डर बना हुआ था और मैंने उसी डर का फायदा उठाना चाहा और मैंने इस प्लान में इन दोनों को भी शामिल कर लिया। अब दोस्तों बाबू भाई उसे पूछता है कि आखिर तुझे ये सब करके क्या फायदा हुआ। अब दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें जवाब देता है कि मुझे तो बस कभी कभी चुड़ैल बनने के पैसे मिलते थे और इसीलिए मैंने इन दोनों को भी अपने साथ में मिला लिया ताकि गांव वालों में चुड़ैल का डर और ज्यादा फैल सके। दोस्तों तभी बावला उसे कहता है कि तुझे इस काम के पैसे कौन देता था और आखिर गांव की जो लड़कियां गायब हुई हैं वो कहाँ हैं। अब दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर ने जवाब देता है कि इस गांव की लड़कियों के गायब होने के पीछे मेरा हाथ नहीं है, हमें तो सिर्फ डराने के लिए बोला जाता था, इसके अलावा हम किसी को कुछ नहीं करते थे। तभी बावला उसे कहता है कि लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे, चलो अब सीधे से उसका नाम बताओ जो तुम्हें इस काम के लिए पैसे देता था। अब दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर वीना बेन के भाई जिसका नाम विश्वजीत था वो उसका नाम लेता है और कहता है कि ये सब करने के लिए उसी ने हमें पैसे दिए थे। तो दोस्तों फाइनली हमें पता चल चुका था कि इस गांव में चुड़ैल का खौफ कोई और नहीं बल्कि वीना बेन का भाई विश्वजीत ही फैला रहा था। और दोस्तों अब क्योंकि गांव वालों ने उसे भी पकड़ लिया था तभी वो उसे अपनी बेटियों के बारे में पूछते हैं कि बताओ तुमने हमारी बेटियों को कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने आज तक हम सबकी नींद हराम की हुई थी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अब दोस्तों ओमकार उन सभी गांव वालों को कहता है कि तुम सब लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं समझ सकता हूँ, पर इसे इसकी गलती की सजा कानून देगा, हम नहीं। और रही बात आपकी बेटियों की तो आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं इससे पता लगा लूंगा कि इसने गांव की लड़कियों को कहाँ रखा है। अब दोस्तों ये कहकर ओमकार उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों अब क्योंकि गांव वालों को उस चुड़ैल का सच पता चल चुका था तो अब उनके मन में उस चुड़ैल के लिए कोई भी डर नहीं था। और इसके अगले रात नवरात्रि की रात थी जहां सभी लोग वाड़े के अंदर गरबा करने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। और दोस्तों आज की रात ही बावला भी कुमुद को अपने दिल की बात बताने वाला था। अब दोस्तों जहां वाड़े में एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ ओमकार विश्वजीत से गांव की लड़कियों के बारे में पूछ रहा था। अब दोस्तों काफी ज्यादा मार खाने पर विश्वजीत उसे कहता
है कि तुम सब मेरा यकीन क्यों नहीं करते। मैंने कभी भी गांव की लड़कियों को नहीं उठाया। मैं तो बस नकली चुड़ैल के जरिए गांव वालों में डर फैलाना चाहता था ताकि कोई भी उस वाड़े में ना जा सके और उसके अंदर जो खजाना छुपा है मुझे उसे ढूंढने का वक्त मिल जाए। मेरा मकसद तो बस इन सब में डर फैलाना था। अब दोस्तों उसकी बात सुनकर ओमकार कहता है कि अगर गांव की लड़कियां तेरे पास नहीं तो इसका मतलब कोई और उन्हें अपना शिकार बना रहा है, यानी वाड़े के अंदर अब भी वो चुड़ैल मौजूद है। अब दोस्तों इसके बाद हम वाड़े का माहौल देखते हैं जहाँ सभी गांव वाले गरबा कर रहे थे और यहाँ बावला कुमुद के पास जाकर उसे अकेले में मिलने के लिए कहता है। पर दोस्तों कुमुद नाचने में इतनी खोई हुई थी कि उसे बावला की कोई भी बात सुनाई नहीं देती। अब दोस्तों देखते ही देखते कुमुद बहुत जोश में आ चुकी थी और उसने बहुत ही गुस्से से नाचना शुरू कर दिया था, मानो उसके अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ गई हो। और दोस्तों बावला उसे ऐसे नाचते देखकर काफी हैरान हो रहा था कि आखिर कुमुद ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अब दोस्तों क्योंकि बाकी के लोग नाचते नाचते थक चुके थे तो उन सभी ने नाचना बंद कर दिया था। पर दोस्तों कुमुद अब भी पूरे जोश के साथ नाच रही थी, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान होने लगे थे। अब दोस्तों कुमुद नाचती हुई वीना बेन के पास आकर रुक जाती है और वीना बेन उसे देखकर कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम विदेश में रहकर भी इतना अच्छा गरबा कर लेती हो। मुझे तुम्हें इतनी खुशी के साथ नाचते हुए बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों वीना बेन उसे ये बोल ही रही थी कि तभी कुमुद जोर से चीखना शुरू कर देती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल एक चुड़ैल जैसा हो जाता है। अब दोस्तों उसके चीखने से वीना बेन की आंखों में अचानक से खून आने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों इस रात के बाद फिर से गांव में सहम का माहौल बन चुका था, क्योंकि अब तक सबको यही लग रहा था कि वाड़े के अंदर कोई चुड़ैल नहीं है। पर वीना बेन की मौत के बाद ये साबित हो चुका था कि वो चुड़ैल सच में उसी वाड़े में रहती है। अब दोस्तों उधर पुलिस स्टेशन में हम ओमकार को देखते हैं, जिसने विश्वजीत और उसके साथियों को रिहा कर दिया था, क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ गांव वालों को डराने का ही काम करते थे ताकि उन्हें वाड़े के अंदर पड़ा खजाना मिल जाए। पर गांव की लड़कियों को वो चुड़ैल ही अपना शिकार बना रही थी। अब दोस्तों जेल से छूटने के बाद विश्वजीत अपने साथियों को कहता है कि अगर हम सबको जिंदा रहना है तो हमें उस खजाने को भूल जाना चाहिए, नहीं तो हम सबके साथ भी वही होगा जो वीना बेन के साथ हुआ, क्योंकि वो भी तो हमारी तरह ही खजाने के लिए उस वाड़े में गई थी पर वहां से जिंदा नहीं लौटी। अब दोस्तों उधर दूसरी तरफ हम बावला को देखते हैं, जो कि नवरात्रि की रात से ही बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतने टाइम के बाद कोई लड़की आई थी जिसे वो दिल से पसंद करने लगा था। पर दोस्तों वो लड़की भी उस चुड़ैल के वश में हो चुकी थी। अब दोस्तों उसका दोस्त वहां पर आके उसे काफी दिलासा देता है, पर बावला कुमुद को भूलने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुमुद को उस चुड़ैल से आजाद करवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब दोस्तों वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी गिल उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तू ये सोच कर देख कि जब से हम इस गांव में आए हैं तब से ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और क्या तुझे याद है जब हम जेल में उस बाबा से मिले थे तो उसने हमें क्या कहा था? उसने तब हमें यही कहा था कि आगे हमारी जिंदगी में अंधेरा ही आने वाला है, और तब उसने जो कुछ भी कहा था वो सब अब हमारे साथ हो रहा है। अगर हमें इस सब से छुटकारा चाहिए तो हमें उसी बाबा को ढूंढना होगा जो कि इस गांव को उस चुड़ैल से आजाद करवा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद वो दोनों उसी जेल में जाते हैं जहां उन दोनों को वो बाबा मिला था। अब दोस्तों वो दोनों मिलकर उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं और उस बाबा को अपने साथ चलकर उस चुड़ैल को खत्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद वो बाबा उनके साथ रानीवाड़ा जाने के लिए मान जाता है और वो तीनों रात होते ही उस वाड़े में जाते हैं जहाँ बाकी के गाँव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। अब दोस्तों ये सब देखकर गांव वाले बावला को कहते हैं कि पहले उस चुड़ैल को आजाद करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम उसे और उकसाने के लिए इस तांत्रिक को भी यहाँ ले आए। अब दोस्तों तभी बावला उन्हें कहता है कि मैंने तुम सबसे जो वादा किया था अब मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। जल्दी ही आप सबको उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बस हम जो करने वाले हैं आप सब हमें वो करने दीजिए।
अब दोस्तों तभी वो बाबा उन दोनों को बताता है कि इस वाड़े के बाहर जो पेड़ है, इसी पेड़ में उस चुड़ैल का अंश है। अगर हमें उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें इस पेड़ को जड़ से काटकर इसे जलाना होगा, और इसे जलाने से पहले हमें यहाँ पर एक खास तरह की विधि करनी होगी। अब दोस्तों उस बाबा के कहने पर कुछ आदमी उस पेड़ की जड़ों को काटना शुरू कर देते हैं, और वहीं बाबा भी अपनी विधि करना शुरू कर चुके थे। दोस्तों पूरा रानीवाड़ा ये सब होते हुए देख रहा था, और वो सब यही उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद आज उन्हें उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। अब दोस्तों जो आदमी उस पेड़ को काटने में लगे हुए थे, उन्हें खुदाई करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा संदूक मिलता है, जिसे वो खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस संदूक को देखकर पूरे गांव वाले काफी डर रहे थे कि कहीं इस संदूक की वजह से वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। और दोस्तों जैसे ही उनमें से एक आदमी उस संदूक को खोलता है, तभी अचानक से वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है, जिसने कि अभी भी कुमुद को अपने वश में कर रखा था। और दोस्तों वो चुड़ैल वहाँ आते ही उस आदमी को गले से दबोच लेती है। और दोस्तों ये सब होता हुआ देखकर गांव वाले भी काफी डर चुके थे, और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों तभी बावला उन्हें कहता है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग वहीं खड़े रहो जहां वो खड़े हैं। आज तक हम भागते ही आए हैं, पर अब ये सब और नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बाद बावला उस चुड़ैल को कहता है कि आखिर तुम इस गांव से चाहती क्या हो? तुम क्यों इस गांव की लड़कियों को अपना भोग बना रही हो? तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम सब तुम्हें वो लाकर देंगे। अब दोस्तों तभी वो चुड़ैल उस आदमी को छोड़ देती है, और वो एकदम से बावला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर दोस्तों इतने में ही वहाँ पर मौजूद बाबा एक विधि करके एक नारियल को आग लगाते हैं, और वो उस नारियल को उस पेड़ की जड़ में फेंक देते हैं, जिससे वो पूरा पेड़ जलने लगा था। और दोस्तों उस पेड़ को जलते देखकर पूरा गांव काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पेड़ के जलने से वो चुड़ैल वहां से चली जाएगी। पर दोस्तों जहां एक तरफ वो पेड़ जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चुड़ैल मुस्कुराने लगी थी, और वो मुस्कुराते हुए उन सभी गांव वालों को कहती है कि जैसा तुम सब लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं इतनी जल्दी इस रानीवाड़ा को छोड़कर नहीं जाने वाली। अब दोस्तों उसकी बात सुनते ही बावला उसे कहता है कि तुझे इस संदूक में पड़ा खजाना ही चाहिए ना? हम में से कोई भी आज के बाद इस खजाने के नजदीक नहीं आएगा, और ना ही किसी को ये खजाना चाहिए। पर साथ ही साथ हमें इस गांव में तुम भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए अपना खजाना लो और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। तुमने इस खजाने के लिए ही उन 99 रानियों को मारा था ना? अब दोस्तों तभी वो चुड़ैल उन्हें कहती है कि तुम सब लोग हमेशा से ही ऐसे ही रहे हो, बिना किसी का सच जाने खुद से ही कहानियां बना लेते हो, और उन कहानियों के जरिए अच्छाई को भी बुराई में बदल देते हो। दोस्तों आगे वो चुड़ैल उन्हें कहती है कि आज मैं तुम सब लोगों को बताती हूँ कि असल में इस महल में हुआ क्या था। वो कहती है कि जब मैं जिंदा थी तो रानीवाड़ा पर इंद्रजीत नाम के राजा का राज था, और जहाँ पूरी दुनिया सुख शांति और तरक्की के रास्ते पर जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रानीवाड़ा में सूखा और बीमारियां फैलती जा रही थी। और इस सब को लेकर राजा इंद्रजीत काफी चिंतित रहने लगे थे, और इसीलिए एक दिन उन्होंने राजगुरु को अपने पास बुलाया, जिससे उन्होंने इस समस्या का हल पूछा। और तभी राजगुरु ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अगर आपने अपने राज्य में फैल रही बीमारियां और सूखे को खत्म करना है तो आपको ऐसी 100 रानियों की बलि देनी होगी जिनमें अलग अलग खूबियां हों। और इसीलिए उस राजा ने ऐसी 99 लड़कियों से शादी की जो कि अलग अलग राज्यों से थी, और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुझसे पहले भी इस महल में 99 लड़कियां राजा की पत्नियां बनकर रह रही है। और इसीलिए जब एक दिन राजा को पता चला कि मैं भी एक कहानीकार बनना चाहती हूँ, तो उसने मेरी कहानी लिखने की कला को देखते हुए मेरे घर पर भी शादी का प्रस्ताव भेज दिया। और तभी मुझे लगा कि अगर मैं रानी बनकर उस महल में जाऊंगी तो राज्य में मौजूद मेरे जैसी और लड़कियों के लिए कुछ अच्छे फैसले कर सकूंगी। पर जब मेरी उस राजा से शादी हुई तो कुछ दिन के बाद उस राजा ने एक रात उन 99 रानियों को अग्नि भेंट कर दिया। पर किसी तरह से मैं उस महल से बचकर भाग आई और गांव में आकर लोगों से अपनी जान की भीख मांगने लगी। पर मेरे इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया, और तभी मैंने उसी राजा की तलवार से उसे और उसके सैनिकों को खत्म कर दिया, और उन्हें खत्म करने के बाद खुद इस पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। और उस रात मरते हुए मैंने ये वचन लिया कि जो लोग एक औरत पर हो रहे अत्याचार को नहीं रोक सकते, उन्हें नवरात्रि पर देवी माँ को पूजने का कोई अधिकार नहीं है।
और इसीलिए उस रात के बाद मैंने इस गांव में कभी भी गर्भा नहीं होने दिया, और जिसने भी गर्भा करने की कोशिश की मैंने उसे हमेशा के लिए इस गांव से हटा दिया। और जिस खजाने के लिए तुम सभी गांव वाले एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हो वो कोई खजाना नहीं बल्कि उन मरी हुई 99 रानियों की बनाई हुई चीजें हैं जो उन्होंने अपनी कला से बनाई थी। इसीलिए मरते वक्त मैंने उन सभी चीजों को भी अपने साथ ही इस संदूक में दफन कर लिया था। अब दोस्तों यहीं पर उस चुड़ैल की कहानी खत्म होती है और हम सभी गांव वालों की आंखों में आंसू देख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मरने से पहले ये चुड़ैल भी एक नॉर्मल लड़की ही थी, पर उस राजा ने उससे शादी करके उसे मारना चाहा और उस वक्त कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। तो दोस्तों इस चुड़ैल का सच जानने के बाद बावला उसे कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, और मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके ही लोग बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं तो आपको कैसा लगता है, पर इस सब में इन गांव वालों की तो कोई गलती नहीं है। तुम इन लोगों को एक मौका दो और उन्हें उनकी बेटियां वापस कर दो, फिर देखना कैसे ये अपनी बेटियों को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ उनके सपने पूरे करने की आजादी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम चाहती हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें जो सही लगे वो करना। अब दोस्तों बावला की ये बात सुनते ही वो चुड़ैल उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उन लड़कियों को आजाद करती हूँ और मैं इस गांव को भी हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, पर उससे पहले इन गांव वालों को मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अब दोस्तों बावला उसे कहता है कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है, हम सभी उसे जरूर पूरा करेंगे। अब दोस्तों तभी वो चुड़ैल उसे कहती है कि तुम्हें मेरी और उन मरी हुई 99 रानियों की शादी करनी होगी, क्योंकि उस राजा ने इनसे शादी करके इन सभी के सपनों को मारा है और अब इनकी आत्मा को तभी सुकून मिल पाएगा जब ये किसी ऐसे इंसान से शादी करेंगी जो एक औरत के जज्बातों की कदर करना जानता हो। अब दोस्तों ये बात सुनते ही सभी गांव वाले हैरत में पड़ चुके थे कि आखिर इन मरी हुई लड़कियों की आत्माओं से कौन शादी करेगा। पर दोस्तों तभी बावला उन्हें कहता है कि मैं तुम सबसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम सब इससे सहमत हो तो बोलो। अब दोस्तों तभी वो चुड़ैल और उसके साथ वो 99 रानियां शादी करने के लिए मान जाती है और बावला उन सभी के साथ वहां पर जल रहे पेड़ के आसपास घूमकर उन सभी के साथ फेरे लेता है और ऐसे वो उन 100 रानियों के साथ अपनी शादी संपन्न करता है। अब दोस्तों शादी पूरी होते ही वो 100 रानियां रानीवाड़ा को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और अब तक गांव से जो भी लड़की गायब हुई थी अगले दिन से ही वो लड़कियां भी गांव में वापस आ चुकी थी। अब दोस्तों जहां पूरा रानीवाड़ा अपनी बेटियों को पाकर खुश था, वही दूसरी तरफ हम बावला को देखते हैं जो कि अब भी काफी उदास होकर बैठा था। और दोस्तों जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि बावला तू अब भी क्यों उदास है, गांव की सभी लड़कियां तो वापस लौट आई है ना। दोस्तों तभी बावला उसे कहता है कि गांव की सभी लड़कियां तो वापस आ चुकी है, पर अभी तक कुमुद वापस नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें वाड़े में जाकर देखना चाहिए, शायद कुमुद वहीं हो। दोस्तों वो अपने दोस्त को ये बोल ही रहा था कि तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि कुमुद वाड़े में नहीं बल्कि हमारे पास ही है, वो देख वो रही तेरी कुमुद। अब दोस्तों बावला कुमुद को देखकर बहुत खुश होता है और वो भागकर उसके पास जाता है। अब दोस्तों वो कुमुद से उसका हाल पूछता है और अब वो उसे अपने दिल की बात भी बता देता है। दोस्तों वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर अब तो मेरी 100 शादियां हो चुकी है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या कहूँ और क्या नहीं। दोस्तों तभी कुमुद उसे कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने कहना था वो तुमने कह दिया, अगर कुछ और कहना चाहते हो तो कह सकते हो। अब दोस्तों आगे बावला उसे कुछ कह पाता तभी उसका दोस्त उसे जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है और इसीलिए बावला कुमुद को कहता है कि तुम प्लीज कहीं मत जाना, मैं भी उसके पास जाकर आता हूँ। दोस्तों ये कहकर वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ वो एक फॉरेनर लड़की को देखता है और दोस्तों जैसे ही बावला उससे पूछता है कि मैम आप कौन हैं, दोस्तों तभी वो लड़की कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर बावला के तो होश ही उड़ गए थे। दोस्तों दरअसल वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम कुमुद है और मैं लंदन से अभी अभी लौटी हूँ, मैं यहाँ वीना बेन के घर जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों ये सुनते ही बावला उसे कहता है कि अगर तुम कुमुद हो तो वो कौन थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम एंडिंग की बात करें तो हमें यही पता चलता है कि असल में जिसे हम असली कुमुद समझ रहे थे वो तो कुमुद थी ही नहीं, यानी ये लड़की वही रानी थी जिसने राजा को खत्म करने के बाद खुद ही जान दे दी थी और ये बस यहाँ इसीलिए ही आई थी ताकि खुद की और उन 99 रानियों की शादी करवा के उन्हें मुक्ति दिला सके। और जब बावला ने उन
सभी के साथ शादी की तो उन सभी रानियों के साथ कुमुद यानी ये रानी भी इस गांव को छोड़कर चली गई और आखिर में ये सिर्फ बावला के दिल की बात सुनने के लिए ही यहाँ आई थी, ताकि बावला को कभी भी इस बात का पछतावा ना हो कि उसने उस लड़की को कभी अपने दिल की बात नहीं बताई जिसे वो पसंद करता था। और दोस्तों अब लास्ट में जब असली कुमुद गांव में लौट आई थी तो यहाँ बावला और उसके दोस्त को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।